Hello friends, how are you? In our previous class we discussed about the subatomic particles, and the subatomic particles was electron, proton and neutron. The subatomic particles was electron, proton and neutron. Got it? Now in today's class let me start to discuss about the structure of atom. Okay? Particularly if we consider the structure of atom, that after the discovery of the electron, proton and neutron, before that the atoms are considered a indivisible particles. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के पहले कोई भी जो एटम है उसको क्या माना गया था? इनडिविजिबल पार्टिकल, यानी कि वो और डिवाइड नहीं हो सकता. बट द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मेक ए क्वेश्चन दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. एक एटम की स्ट्रक्चर क्या होगी? राइट. तो यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ एटॉमिक मॉडल्स यहाँ पर दिए गए. मतलब एटम के स्ट्रक्चर को देखते हुए उसको एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट मॉडल्स यहाँ पे दिए गए. तो अपन बोल सकते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, या पर्टिकुलरली अपन बात करें देन वी विल डिस्कस अबाउट द एटॉमिक मॉडल्स. इसके बारे में बात करेंगे अपन पर्टिकुलरली एटॉमिक मॉडल्स. बट इट देयर आर लॉट्स ऑफ atomic models which are explaining the structure of atom, out of which there are three in our syllabus. First is Thomson's atomic model, second is Rutherford's atomic model, and third one is Niels Bohr atomic model. The three which are in our syllabus is first one, which is Thomson's atomic model, second is Niels Bohr atomic model, and third is second is Rutherford's atomic model, and third is Niels Bohr atomic model. Out of which let me start the first one, which is Thomson's atomic model. Thomson's atomic model, or the other name of this model is plum pudding or watermelon. Plum pudding or watermelon model. Okay, so that is Thomson's atomic model. Let me discuss about it. In 1898, Thomson proposed this atomic model. 1898 के अंदर जो जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, वही जे थॉमसन, उन्होंने एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था जिसको अपन बोलते हैं थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल. गॉट इट? अंडरस्टैंड? इस मॉडल के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो देयर आर टू मेन पॉइंट्स ऑफ दिस मॉडल. फर्स्ट वन इज, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, atom is a positively charged sphere. Positively charged sphere. Atom is a positively charged sphere of 10 to power minus 10 मीटर रेडियस. इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एटम जो है, दैट इज एटम, तो वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है. दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, जिसकी रेडियस होती है 10 टू पावर माइनस 10 मीटर. रेडियस कितनी बोल सकते हैं अपन इसकी? 10 टू पावर माइनस 10 मीटर रेडियस का एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है. गॉट इट? एंड सेकेंड पॉइंट जो उन्होंने इसके बारे में बोला, वो बोला था कि द इलेक्ट्रॉन्स, हालांकि इलेक्ट्रॉन्स नाम नहीं दिया गया था उस टाइम पर, तो उन्होंने वर्ड काम में लिया था नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स.
जिनको आज पर्टिकुलरली अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर embedded in this positively charged sphere. जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स हैं, दैट आर दीज आर एम्बेडेड, वो क्या रहते हैं यहाँ पर, एम्बेडेड का मतलब होता है धंसा हुआ होना, इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर वो अटैच्ड होते हैं। गॉट इट? अगर अपन इस मॉडल की पर्टिकुलर क्वालिटीज की अपन बात करें तो इसमें 2 पॉइंट्स जो उन्होंने सबसे ज्यादा जो जिसके ऊपर उन्होंने बात की या जो उसके अचीवमेंट अपन काउंट करें, इस मॉडल की क्या अचीवमेंट रही, तो फर्स्ट जो अचीवमेंट आता है वो आता है स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप ऑफ एटम। इन्होंने क्या वर्ड का क्या काम में लिया था यहाँ पर, स्फेरिकल, स्फेयर वर्ड यूज किया ना। एटम की क्या स्ट्रक्चर होगी जो आज अपन स्फेरिकल मानते हैं, तो वो सबसे पहले किसके बारे में कब बात की गई थी, थॉमसन्स मॉडल में। हालांकि इतना कोई जरूरी नहीं है, मेन जो बात उनकी जो थी वो थी न्यूट्रल नेचर ऑफ एटम। जो थॉमसन है उनके अकॉर्डिंग एटम कैसे होते हैं, न्यूट्रल नेचर ऑफ एटम। थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम जो है वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो उन्होंने बताया कि वाई, ऐसा क्यों, तो इसके लिए उन्होंने बताया बिकॉज द पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। क्या होते हैं वो, जितना पॉजिटिव चार्ज है स्फीयर पर, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज इसमें एम्बेडेड होते हैं। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पर एम्बेडेड होता है या धसा हुआ होता है। तो दोनों जब पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल हो गए तो कैसा होगा, दैट इज न्यूट्रल। तो ये दो इसके बड़े अचीवमेंट्स यहाँ पर मानते हैं। अगर अपन लिमिटेशंस की बात करें, व्हाट इज दैट, लिमिटेशन। So this model could not explain Rutherford's gold foil experiment. रदरफोर्ड का जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। It could not explain the Rutherford's gold foil experiment। क्या नहीं कर सका ये, रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो दैट वाज द लिमिटेशन ऑफ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। गॉट इट? दैट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सेकंड इज रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड्स का जो एटॉमिक मॉडल है उसको अपन को अंडरस्टैंड करना है तो सबसे पहले उसका जो एक्सपेरिमेंट है उसकी यहाँ पर बात की जाए, क्योंकि विदाउट एक्सपेरिमेंट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। Rutherford's gold foil experiment, got it? And it was performed in 1911। कब किया गया था ये, 1911 के अंदर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। got it? इस एक्सपेरिमेंट के अंदर बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट था। तो इसमें रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, हीलियम का जो एटम है, इस हीलियम एटम के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को जब रिमूव कर दिया जाता है
तो जो टू पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल या आयन जो बनता है उसको बोला जाता है दैट इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। क्या बोलते हैं उसको अपन? अल्फा पार्टिकल्स। तो उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट, बम्बार्टमेंट का मतलब होता है बौछार, ऑन थिन गोल्ड फॉइल, एक बहुत थिन जो गोल्ड फॉइल जो थी, उस बहुत थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट क्या की थी? अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट की। और ये गोल्ड फॉइल थी 10⁻⁻7 मीटर थिक, 10⁻⁻7 मीटर, या जिसको कई बार बुक्स में लिखा हुआ मिलता है अपने को 1000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर का। अब यहां पर एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि गोल्ड का यूज क्यों किया उन्होंने? व्हाई दे यूज गोल्ड ओनली? याद करो, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल एंड मेलिएबल एलिमेंट। गोल्ड जो है जितने भी एलिमेंट्स नेचर में हैं उनमें सबसे ज्यादा डक्टाइल है, सबसे ज्यादा मेलिएबल है। दैट्स व्हाई ए वेरी थिन शीट कैन बी पॉसिबल बाय यूजिंग गोल्ड फॉइल ओनली। इसलिए जो बहुत थिन शीट जो यहां पर चाहिए वो केवल गोल्ड को ही यूज करने पर क्रिएट हो सकती है। तो इसीलिए उन्होंने यहां पर गोल्ड, जो गोल्ड फॉइल का यूज यहां पर किया। इन दिस एक्सपेरिमेंट, दैट इज गोल्ड फॉइल, बाय ए सोर्स they fall alpha particles on it। एक सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल के ऊपर उन्होंने डाले। क्या किया उन्होंने? गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स डाले और उसके चारों तरफ, इस गोल्ड फॉइल के चारों तरफ ZnS, दैट इज जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन, ZnS कोटेड स्क्रीन को इन्होंने प्लेस किया। हालांकि ये बता दूं ये आपके सिलेबस में नहीं है ZnS वाली बात, लेकिन जब अपन बात ही कर रहे हैं तो पूरी करें। तो इन्होंने क्या किया, एक वेरी थिन गोल्ड फॉइल, जो गोल्ड फॉइल है बहुत थिन, 100 नैनोमीटर, और कई बार इसको 1000 नैनोमीटर या 1000 पार्टिकल्स थिक भी बोलते हैं इसको। 1000 पार्टिकल जो थिक गोल्ड फॉइल है उसके ऊपर ZnS जिंक सल्फाइड, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स डाले, उसके चारों तरफ ZnS कोटेड स्क्रीन को उन्होंने यूज किया। अब माइंड में क्वेश्चन आता है व्हाई? जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनको हम विदाउट इंस्ट्रूमेंट हम उनको नहीं देख सकते, बिकॉज दीज आर वेरी फाइन पार्टिकल्स। ये क्या है? बहुत फाइन पार्टिकल्स हैं। कौन? अल्फा पार्टिकल्स। तो इनको डिटेक्ट करने के लिए ZnS स्क्रीन का यूज किया जाता है, बिकॉज आफ्टर द डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन भाई यहाँ पर गोल्ड फॉइल टकराएंगे, गोल्ड फॉइल से टकराएंगे, टकराने के बाद जब जो अल्फा पार्टिकल्स जब स्कैटर होते हैं, फैलते हैं, तो ये ZnS स्क्रीन के साथ जब टकराएंगे, ZnS स्क्रीन के साथ जहां टकराएंगे तो वहां पर फ्लोरेसेंस क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करेंगे? फ्लोरेसेंस शाइन क्रिएट करते हैं। तो फिर ये पता किया जा सकता है कि ZnS जो है, जो अल्फा पार्टिकल है वो स्ट्राइक करने के बाद, टकराने के बाद किधर गया। भाई हमें आता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन हमें पता तो चले गया कहां। तो इसके लिए यहां पर ZnS स्क्रीन को यूज किया जाता है। ओके, तो वो यहां पर शाइन प्रोड्यूस करते हैं। गॉट इट? अकॉर्डिंग टू द थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो यहाँ, अच्छा पहले एक छोटा सा माइंड क्वेश्चन हो रहा था यहाँ पर, व्हाई दे यूज अल्फा पार्टिकल्स? उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का ही यूज क्यों किया? अल्फा पार्टिकल्स को अगर अपन कंसिडर करें, थोड़ा सा अल्फा पार्टिकल की बात कर लेते हैं अपन साइड में। तो अल्फा पार्टिकल जो है इसका मास हो गया 4u, एटॉमिक मास कितना होता है? 4 यूनिफाइड मास, और इट इज +2 चार्ज्ड। कैसा होता है?
+2 चार्ज। सो दैट इज एक्सपेक्टेड कि इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक डबल चार्ज पार्टिकल है और एटॉमिक मास भी काफी हैवी है, तो ये बहुत ज्यादा स्पीड के साथ ट्रेवल करेगा। इट मूव विथ हाई स्पीड। दैट्स व्हाई रदरफोर्ड वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स के अंदर कोई ज्यादा चेंजेस, डिफ्लेक्शन ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर इसलिए अल्फा पार्टिकल्स को उन्होंने सेलेक्ट किया था। लेकिन जो उनका ऑब्जर्वेशन जो था, वो उनकी जो थिंकिंग थी उस थिंकिंग से बिल्कुल अलग गया। अब इसको अपन एक और डायग्राम के थ्रू इस चीज को अपन समझ सकते हैं। सपोज दीज आर गोल्ड पार्टिकल्स। इस तरह से अपन गोल्ड पार्टिकल्स की पूरा मान सकते हैं। तो यहां पर इन गोल्ड पार्टिकल्स के ऊपर उन्होंने जो सोर्स है उससे इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट की। दीज आर अल्फा पार्टिकल्स। और डिटेक्शन के लिए उन्होंने यूज किया ZNS स्क्रीन। इसको ZNS स्क्रीन। So these are alpha particles, that is gold foil, and that is ZNS, which is acting as detector. Acting as detector. Okay. Now, अब उनका जो ऑब्जर्वेशन जो था वो था कि ज्यादातर मतलब अल्फा पार्टिकल्स के में कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं आने चाहिए, लेकिन उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन जो देखा वो उनकी थिंकिंग से बिल्कुल अलग था। He observed that most of alpha particles, जो मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल्स जो थे, traveled without any deflection. That was first. ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन स्ट्रेट लाइन में वो पास आउट हो गए। तो उनका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था? मोस्ट ऑफ पास्ड इन स्ट्रेट लाइन। ज्यादातर स्ट्रेट लाइन में पास आउट हो गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। करेक्ट? विदाउट एनी डिफ्लेक्शन ज्यादातर वो स्ट्रेट लाइन में पास आउट हो गए। इसके अलावा उन्हें यहां पर डिफ्लेक्टेड जो डिफ्लेक्शंस हैं वो डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स भी अपीयर हुए। अब बोल सकते हैं डिफ्लेक्टेड कैसे पता चला? ये अपना गोल्ड फॉइल था, ये अल्फा पार्टिकल्स, तो जो यहां पर ZNS स्क्रीन अपन लगाई थी तो सबसे ज्यादा शाइन यहां थी, तो मतलब मोस्ट ऑफ पार्टिकल्स इधर है और कुछ शाइन यहां पर भी उनको दिखाई दी। तो दैट मींस few of the alpha particles also traveled to that side also। अपन बोल सकते हैं इस तरह से मुड़े होंगे भाई। That is second is few alpha particles। अब यहां पर few के अंदर बात आती है 1:12,000। 12,000 में से 1 अल्फा पार्टिकल जो है डिफ्लेक्टेड by making an angle, by making an angle, एक एंगल बनाते हुए वो पास आउट हो गए। स्मॉल एंगल, कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं। थर्ड जो ऑब्जर्वेशन जो था, जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, जिसने पूरा जो अभी तक का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट था एटम के बारे में वो पूरा चेंज कर दिया।
एंड द थर्ड वन वाज, थर्ड ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा, few of the alpha particles strike and came back on the same path. कुछ alpha particles, that one जो अपन लिख रहे हैं, that is third, that was first. Few of the alpha particles strike and came back on the same path. मतलब इस तरह से कुछ जो अल्फा पार्टिकल जो थी वो जिस पाथ पे गई थी उसी पाथ पर यहाँ पर ये जो सर्कुलर जो थी यहाँ पर उनको शाइन दिखाई दी, यानी कि अल्फा पार्टिकल वापस आके यहाँ पर टकराया है. दैट इज वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स. अब ये वेरी फ्यू थे, दैट इज 1:20,000. 1:20,000 अल्फा पार्टिकल्स थी. डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री एंगल. 180 डिग्री एंगल पे डिफ्लेक्ट हुई, अपन बोल सकते हैं केम बैक ऑन सेम पाथ, वापस उसी पाथ पर लौट आई. तो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, और यही अनएक्सपेक्टेड ये जो रिजल्ट था, इन्हीं अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट ने थॉमसन मॉडल को फेल आउट कर दिया था. गॉट इट? तो इसका जो उनको कंक्लूजन जो उन्होंने निकाला, ये जो यहाँ पर उनको एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया, इसका कंक्लूजन जो उन्होंने निकाला वो फर्स्ट निकाला कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है, जो इनका कंक्लूजन था वो कंक्लूजन था कि मोस्ट ऑफ द एटम जो है इट इज एम्प्टी. मोस्ट ऑफ एटम कैसा होता है, जो एक्सपेरिमेंट का जो उन्होंने कंक्लूजन निकाला, क्योंकि ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए. उन्होंने लाइन कोट की थी कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 20 इंच की तोप का एक गोला, गन का एक जो हैवी पार्टिकल है वो जाए और पेपर से टकरा के वापस आ जाए, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. फिर भी जो रिजल्ट आया था तो उसका एक्सप्लेनेशन तो देना ही था. तो उन्होंने कंक्लूजन जो निकाला वो था मोस्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी. ज्यादातर एटम जो है वो कैसा होता है, एम्प्टी होता है. गॉट इट? सेकंड जो उन्होंने इसका कंक्लूजन निकाला वो निकाला क्योंकि बहुत कम रिफ्लेक्ट हुई थी. देखो ये जो उन्होंने फर्स्ट जो देखा था कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्टेट निकल गई थी, तो उसका रिजल्ट उन्होंने निकाला कि मोस्ट ऑफ एटम जो है वो कैसा होता है, एम्प्टी. फ्यू जो है वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे, तो उन्होंने इसकी बेसिस पे कहा कि ऑल द मास एंड पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उस टाइम पॉजिटिव चार्ज के पता था, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह नहीं था, तो ऑल द मास एंड चार्जेस आर located in the सेंटर. जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, जितना भी उसका मास है, वो उसके सेंटर में लोकेट होता है. और थर्ड जो उन्होंने देखा कि बहुत कम वापस आए, वेरी फ्यू पार्टिकल्स रिटर्न विद द 180 डिग्री एंगल, तो उससे उन्होंने कहा कि द साइज ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय, अच्छा इसको सेंटर को उन्होंने आगे नाम दिया था न्यूक्लियस. यहाँ पर मैं न्यूक्लियस वर्ड यहीं पे यूज कर लेता हूं. तो उन्होंने ये कहा कि जितना भी रहता है वो न्यूक्लियस है. थर्ड पॉइंट पे उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस साइज, या अपन बोल सकते हैं स्पेस ऑक्यूपाइड बाय पॉजिटिव चार्ज एंड मास इज वेरी वेरी लेस. जितना भी मास ने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया है दैट इज वेरी लेस देन एटम. एटम साइज के कंपैरिजन में जो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मास एंड चार्जेस है, it is very very less. Got it? So that are the experiment and the conclusion of Rutherford's atomic model. Rutherford's gold foil experiment. About the model we will discuss in next class.